सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को नमस्कार। और क्या हाल है? हाल बहुत अच्छे हैं। आज बहुत कहते हैं कि आज मेरा आते ही मुंह मीठा किया आपने। मुझे चॉकलेट दी, लेकिन बहुत थोड़ी सी दी। अरे वो तो देनी नहीं चाहिए थी। 2 दिन पहले भी तो मैंने ढेर सारी चॉकलेट खिलाई थी और इसलिए कम दी कि चॉकलेट कम मात्रा में खानी चाहिए। है ना, बस यही बात है कि चॉकलेट खाने से मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, नहीं कि ये फायदा हो गया, लेकिन अगर ज्यादा खाई, बहुत ज्यादा खाई तो नुकसान भी हो जाता है। चंचल जी देखो, चॉकलेट खाना अच्छी बात है, हाँ। लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना ठीक नहीं है। कई बार मूड स्विंग होता है, लोग स्ट्रेस में होते हैं तो चॉकलेट खाते हैं और कहते हैं कि उससे हमारा तनाव दूर हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि चॉकलेट खाने से हमारी बीपी कंट्रोल में हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि चॉकलेट खाते तो हमें एनर्जी लो फील कर रहे थे, लो एनर्जी, अभी हाँ। हमें एनर्जी। तो ये बहुत सारी बातें अब हम लोग ज्यादा ना बताएं, हमारे श्रोता बताएं कि उनके क्या अनुभव हैं। हाँ, चॉकलेट खाने से उन्हें कभी कोई फायदा हुआ या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये चॉकलेट खाना उन्हें कैसा लगता है, सभी बातों पर वो हमें लिख सकते और हैं। हमें माफ कर दो भाई। अब माफ क्यों भाई? वो इसलिए कि हमने आपको चॉकलेट कम खिलाई। तो ये जो माफी वाली बात है, ये बड़ा बनाता है या छोटा बनाता है इंसान को? माफी अगर मांग ली तो भी आपका दिल बढ़ा है, क्योंकि कई बार लोग अपने ईगो के चलते माफी नहीं मांगना चाहते, और वहीं माफ करने की जब बात आती है तो माफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। ऊपर से तो हम कह देते कि जाओ तुम्हें माफ किया, लेकिन दिल में वो बातें घर किए रहती हैं, यानी कि दिल से हम उन्हें माफ नहीं कर पाते। तो माफ करना और माफी मांगना दोनों अपने आप में बड़ी बात है। किसी भी हम चीज को आसान या मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन ये निर्भर करता है कि किस तरह की परिस्थितियां रही, या जो भूल हुई आपसे जिसके लिए आप माफी चाहते हैं या माफ करना चाहते हैं, वो किस पैमाने पर बड़ी छोटी है, ये सब बातें। तो इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। माफी मांगना आसान, माफ करना मुश्किल, ये हमारा मुद्दा होगा। और चॉकलेट के स्वाद, फायदा या नुकसान, ये मुद्दा होगा। और इसके अलावा सोमवार के दिन हम किसी एक महिला खिलाड़ी की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। तो आज डोला मुखर्जी, जो कि एक तीरंदाज खिलाड़ी हैं, उनकी बात की जाएगी। और व्यंजन की बात के बिना तो मैं माफी चाहूंगी, मैंने डोला मुखर्जी कहा, डोला बैनर्जी नाम है इनका। का गाना था, हेमलता की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। और जो चॉकलेट लेकर आए वो भी मन को भाई, है ना? बिल्कुल, मतलब चॉकलेट पे आपका दिल अटका हुआ है। हाँ। जब तक आपको 2-3 चॉकलेट जो मेरे पास रखी है खिला नहीं दूंगे, तब तक आप मानेंगे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है बार बार आपने आज मुझे एक ही छोटी सी ही चॉकलेट दी। एक तो मैं आपसे आज लेके ही रहूंगी और मानूंगी थोड़े ना। 4 बजने दीजिए, 4 बजे के बाद 3-4 चॉकलेट आपके हवाले, लेकिन शर्त ये होगी कि सारी चॉकलेट आज नहीं खानी है। ठीक है, मैं एक एक दिन करके एक एक चॉकलेट खाऊंगी। लेकिन चॉकलेट में से मिठास है, आप जो गाना सुनाया था ना आपने, ये भी बड़ा मीठा था। और ये जो मिठास है ना, संगीत की मिठास, ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बिल्कुल। यहाँ अगर मैंने अति कर दी कुछ चॉकलेट या किसी भी तरह का मीठा ज्यादा खाया, तो हो सकता है कि शुगर बढ़ने से कुछ तकलीफ मुझे हो जाए, लेकिन कानों के जरिए जो मिठास जा रही है ना गीतों की, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और श्रोताओं की टिप्पणियों की, बातों की जो मिठास हम तक पहुंचती है, वो भी कभी अति नहीं होती, ज्यादा नहीं होती, वो अच्छी ही लगती है। अब भला किसे पसंद नहीं होता है चॉकलेट खाना? चॉकलेट खाने के लिए कई बार हम खुद को दोषी भी महसूस करने लगते हैं, लेकिन इस पर जो रिसर्च किए गए हैं, शोध किए गए हैं, उनका ये कहना होता है कि चॉकलेट कई बार फायदेमंद भी होता है। जैसे कि अमूमन लोग कहते हैं कि स्ट्रेस बस्टर है, जब आप तनाव में होते हैं तो चॉकलेट खाते खाते अपने तनाव को भूल जाते हैं। ये अपना अपना अनुभव है, कोई बहुत पुख्ता रिसर्च इस बारे में नहीं हुआ है। और आपने जैसे कहा ना, चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं होता। अगर आप छोटे बच्चों से पूछेंगे ना, भाई क्या मिठाई खाओगे, तो उनकी जबान पर सबसे पहला नाम शायद चॉकलेट का ही आता है। और मीठे में कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद अगर उन्हें, तो वो भी चॉकलेट है। और इतनी सारी बातें आज हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज विश्व चॉकलेट दिवस भी है। और ये 2009 में पहली बार मनाया गया था, 7 जुलाई को। और रही बात, आपने बच्चों की बात की ना चंचल जी, तो बच्चों का तो आलम ये है कि चॉकलेट फ्लेवर सब कुछ चाहिए। आइसक्रीम भी चॉकलेट, और जो भी चीजें होती है, अभी तो बहुत सारे चॉकलेट फ्लेवर की मिठाइयाँ आ गई हैं। हाँ। जो उन्हें पसंद आती हैं, जिसमें चॉकलेट शामिल होता है। बड़े बड़े चॉकलेट के टुकड़े होते हैं, चाहे वो उसमें ब्रेड शामिल हो जाए, लेकिन चॉकलेट जरूर शामिल होता है।
चाहे फालूदा फ्लेवर हो, चाहे आइसक्रीम हो, और तो और सत्तू में भी चॉकलेट फ्लेवर आता है। तो ये हमें लगता है कि सब बच्चों के लिए है कि बच्चों को चॉकलेट इतनी मतलब चॉकलेट का अधिकार क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा है खाने पीने की चीजों में। लेकिन वैसे चॉकलेट का इतिहास जो है वो ऐसा कहते हैं कि 350 साल से भी ज्यादा पुराना है, और इसकी शुरुआत मेसोअमेरिका में हुई थी, जहां कोको के पौधे पाए जाते थे, और वहां की कुछ सभ्यताओं ने कोको के बीजों का उपयोग पेय पदार्थ बनाने के लिए किया, और कभी कभी इसे मसालों के साथ मिलाकर भी वो लोग प्रयोग कर लिया करते थे। और 16वीं शताब्दी में चॉकलेट ने यूरोप में पेश किया, जहां जल्दी ही एक लोकप्रिय पेय बन गया। 19वीं शताब्दी में चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया में सुधार हुआ और वो ठोस चॉकलेट बार के रूप में विकसित हुआ। आज चॉकलेट दुनिया भर में एक लोकप्रिय मिठाई की भूमिका भी निभा रही है। इसका उपयोग कई प्रकार के बार, कैंडी और पेय पदार्थों में किया जाता है। और अभी चलन ये है कि आप पहले कहीं जाते थे तो भाई जरा 1 किलो मिठाई पैक कर देना, दुकान में जाकर बोलते थे भाई 2 किलो मिठाई। अब तो जरा चॉकलेट का 1 डब्बा दे देना, 2 डब्बा। और उसमें सब तरह के आकार की, सब तरह के पैकेट, छोटे बड़े पैक भी होते हैं, बहुत आकार की और बहुत रंग बिरंगी भी कई बार होता है ना, व्हाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट, सब तरह की चॉकलेट्स उसमें और मिल जाती हैं। उसके फ्लेवर के तैयार करने के तरीके भी अलग अलग हो गए। अब ये ब्राउनी सिजलिंग एक तरीका कि आप उसमें आइसक्रीम के ऊपर वो गर्मा गर्म चॉकलेट का जो हम रस बोलते हैं, और वो लिक्विड धुआं सा निकलता है और उसको बैठ के खाओ। तो चॉकलेट के तो इतने ज्यादा प्रकार हो चुके हैं कि हम अगर बात करने चलेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। बिल्कुल, चॉकलेट जो है बहुत ये रोचक बात है। शुरुआत जब ये हुई इसकी, तो इसका स्वाद शुरू में बहुत कड़वा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ जब ये बदलता गया इसका स्वरूप, तो उसको मीठा बनाने के लिए इसमें चीनी, दूध, क्रीम, इस तरह की सामग्रियां मिलाई जाने लगी, और स्वाद में भी बदलाव फिर होते रहे। इसमें वेनिला, नट्स, इस तरह के भी स्वाद मिलाए गए, और चॉकलेट के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए सब चीजें की जा रही थी। लेकिन जितना जितना हम इसे बेहतर बना रहे तो स्वाद बेहतर हुआ, लेकिन जो उसके स्वास्थ्य मूल्य थे वो भी इनको कम करते जा रही थी ये सारी चीजें। चॉकलेट में कैफीन की बहुत थोड़ी मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये मात्रा कॉफी, चाय या कोला ड्रिंक्स की तुलना में कम होती है। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि बहुत कम मात्रा में किया गया कैफीन का सेवन फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग चॉकलेट खाते हैं, अगर मान लो उन्हें कमजोरी महसूस होती है, तो चॉकलेट खा के अपने को थोड़ा एनर्जी वाला फील करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर डार्क चॉकलेट की बात करें तो उसमें होते हैं। और चॉकलेट खाने से जो सेरोटोनिन नाम का जो एक रसायन बनता है हमारे शरीर में, वो हमारे मूड को बेहतर बनाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमें उत्साहित करता है। तो जिस तरह से आपने कहा ना कि स्ट्रेस बस्टर होता है या मूड को अच्छा करता है, ये सारे चीजें इसीलिए हैं। हम जब बहुत लो फील कर रहे होते हैं, कुछ खाते ही अच्छा महसूस करें, तो वो चीज चॉकलेट कह सकते हैं कि है। बिल्कुल। और कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन चिंता का विषय ये भी है कि चॉकलेट में बहुत ज्यादा कैलोरी ये बात सही है, क्योंकि हम मीठे के नाम पे बहुत ज्यादा शक्कर एक साथ खा लेते हैं। मीठी चॉकलेट में बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी होती है, जिससे ग्लूकोज के स्तर में भी उतार चढ़ाव होता है। ये मोटापे को बढ़ावा देता है और मधुमेह को भी बढ़ावा देता है। लेकिन डार्क चॉकलेट ऐसा है कि जिसमें चीनी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए मिल्क चॉकलेट या सफेद चॉकलेट की तुलना में ये बेहतर है। इसीलिए कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ममता जी कि यदि हम डार्क चॉकलेट खा रहे हैं तो उससे लाभ हमें शायद पहुंच सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये प्रीमियम क्वालिटी की हो और बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। और जब भी आप चॉकलेट खाते हैं तो दांत साफ कर लें। बच्चों को तो ये सलाह ज़रूर दें ताकि उनके दांतों में कैविटी ना पड़े। जिसमें चॉकलेट का जिक्र था, अब मैं बताती हूँ जो मीठे मीठे संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं। हमारे श्रोता का कहना है कि हम लोगों का जब मूड खराब होता है तो एक अच्छी सी मिठाई खा लेते हैं और मूड बेहतर हो जाता है, और इसी तरह से चॉकलेट भी हमारे मूड को अच्छा कर देती है। बस ये है कि टेस्ट और जगह पर निर्भर करता है कि क्या खाना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि चॉकलेट से क्या फायदा या क्या नुकसान होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चॉकलेट खाना मुझे बहुत पसंद है और खाते समय मैं ये नहीं सोचती कि मुझे इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। मेरे स्कूल में आए दिन किसी ना किसी स्टूडेंट का जन्मदिन होता है और चॉकलेट भी मिलते रहते हैं, पर मैं वो नहीं खाती बल्कि अपने बेटे के लिए ले आती हूँ। और मेरा बेटा खाते समय ज़रूर पूछता है कि मम्मा ले लेना, तो मैं बोलती हूँ कि भाई मम्मा को एक नहीं, मम्मा को 2 दे देना।
यानी कि ये जो हमारे श्रोता हैं शायद ये किसी स्कूल में अध्यापिका हैं और ये बता रही हैं कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनके विद्यार्थी हैं, जब किसी का बर्थडे होता है तो चॉकलेट मिलती रहती है इनको। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि चॉकलेट का नाम सुनकर कौन खुश नहीं होगा, बच्चे हो या मेरे जैसे बूढ़े, सभी को पसंद है। जब इसके फायदे और नुकसान की बात होती है तो इस बात पर एक गुजराती मुहावरा याद आ गया, अति नहीं गति नहीं। मतलब किसी भी चीज का अतिरेक नहीं होना चाहिए जिसके कारण हमारी गति और प्रगति में बाधा बने। माना कि चॉकलेट का स्वाद आनंददायक है, इसके फायदे और नुकसान दोनों जुड़े हुए हैं। सही मात्रा में सही प्रकार की चॉकलेट का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है, वहीं ज्यादा सेवन नुकसानदेह भी हो सकता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। अति तो हर चीज की बुरी है, सिर्फ चॉकलेट की ही बात क्यों करें। अगर हम बात करें कि कहते हैं नींद बड़ी फायदेमंद है, लेकिन आप सोते ही रहेंगे, अति हो जाएगी तो आपके काम का नुकसान हो गया। कोई भी खाने की चीज़ है, आप चाहे वो जैसे भुने चने हम कहते हैं बड़े फायदेमंद हैं, सूखे मेवे बड़े फायदेमंद हैं, आप अति करेंगे तो वो फायदे की जगह आपको नुकसान दे जाएंगे। तो किसी भी चीज़ में अतिरेक नहीं होना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि चॉकलेट यानी छोटे बड़े सबकी प्रिय चीज है। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे चॉकलेट नहीं पसंद, लेकिन कुछ चॉकलेट जो दांतों में चिपक जाते हैं वो उन्हें खाना टालना चाहिए, क्योंकि वो दांतों के लिए बड़े ही हानिकारक होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे देश में मीठे के नाम पर बहुत सारी मिठाइयाँ हर प्रांत में बनती हैं, उसी तरह से विदेशों में तरह तरह की चॉकलेट बनती हैं। मेरी बेटी पहले अमेरिका में रहती थी, वहाँ से बहुत तरीके के चॉकलेट लाया करती थी। अब वो किसी और देश में है जिसका जिक्र कर रही हैं, तो वहाँ से भी चॉकलेट लेकर आती हैं। और यहाँ की मिठाई में जो बात है वो चॉकलेट में नहीं होती। अच्छा ममता जी, मुझे इनकी बात से याद आया कि जब भी कोई विदेश में हमारे मित्र या सगे संबंधी जाते हैं तो हम भी जब उनसे फरमाइश करते हैं तो शायद यही करते होंगे कि चॉकलेट लेकर आए कि नहीं। अगर नहीं फरमाइश की हो तो भी बिना फरमाइश के बहुत सारे लोग जो चॉकलेट जरूर लेकर आते हैं, एक ना एक चॉकलेट तो विदेशी हमें मिल ही जाती है। ये तो समझ में आ गया चंचल जी कि चॉकलेट आपको भी बहुत पसंद है और चॉकलेट खूब मात्रा में खाती हैं, क्योंकि आज जो फरमाइश आपने मुझसे की ये तो स्पष्ट हो गया। भला किसे नहीं पसंद होगा, ये बात हमारे एक श्रोता और लिख रहे हैं कि किसे नहीं पसंद। हम सभी जैसे पंचलाइन जुबान पर आ जाए तो दिल और दिमाग दोनों ही चॉकलेट पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। हो भी क्यों ना, आखिर चॉकलेट है ही दवा जो उदास मन को खुश कर देती है और रिश्तों में मिठास घोल देती है। एक दिन में 25 से 30 मिलीग्राम डार्क चॉकलेट खाई जाए तो मन की उदासी की ग्राफ नीचे गिर जाता है और खुशी का प्रतिशत बढ़ जाता है। ये आजमा कर देखना पड़ेगा भाई। और एक श्रोता ने और लिखा, चॉकलेट के स्वाद, फायदा है नुकसान, इस संबंध में हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे जीवन में आया कहाँ से। क्या घर के मधुर व्यंजन समाप्त हो गए हैं? वो खांड, राब, भेली, गुड़ नहीं मिल रहे क्या? फिर हम लोग बाजारवाद के अभ्यस्त हो गए हैं। तो कहीं न कहीं परिवर्तन तो अपेक्षित है। आप बिल्कुल सही बात है। पहले जब मीठा खाने का मन करता था बस गुड़ की एक छोटी सी डेली ली और वही बहुत बड़ी मिठाई हुआ करती थी जो हमें फायदा भी देती थी। और डार्क चॉकलेट की जहां तक बात की जाए, इसमें कुछ फायदे होते हैं। तो हमारे एक श्रोता की ही टिप्पणी है ये कि डार्क चॉकलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रक्तचाप को कम करने और हृदय रोग के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। ये हमारे श्रोता ने लिखा है। डार्क चॉकलेट में सेरोटोनिन, एंडोफ्रिन होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं, तनाव को कम करते हैं। इसमें मौजूद यौगिक मस्तिष्क के कार्य को बेहतर करने में मदद करते हैं और यूवी किरणों से बचाने के साथ साथ त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई चॉकलेट की। कहाँ खो गई चंचल जी? बस चॉकलेट के स्वाद में ही खोई हुई थी अभी तक, और गाने भी फिर मीठे मीठे मिल रहे हैं। अरे भाई माफ कर दीजिए, अब चॉकलेट की बात करने के लिए माफ कर दीजिए। हमने कहा ना आपको हम 4 बजे चॉकलेट खिलाएंगे, कितना चॉकलेट खाएंगे आप? तो ठीक है, आपने माफी मांगी, हमने माफ कर दिया। क्योंकि ये दोनों ही बहुत बड़ी बात होती है। माफी मांग लेना, हम कहते हैं कि माफी मांगना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं होती। जब हमसे कोई भूल हो जाती है तो कई बार उस भूल को स्वीकार करना, माफी मांगने का अर्थ ही है कि आपने अपनी भूल मान ली है। तो ये जो भूल मान लेना, इसे स्वीकार कर लेना और फिर जाकर सामने वाले के सामने, जिसके सामने आपने गलती की है, भूल की है, कोई अपराध किया है, फिर उसके सामने वो
महसूस करना दिल से इस बात को कि हाँ मुझसे भूल हुई और मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा करो, ये बहुत बड़ी बात है। चंचल जी, 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस मनाया जाता है ताकि लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे से विनम्रतापूर्ण व्यवहार करें और अगर कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग ले। मेरा तो ये कहना है कि माफ़ी मांगने वाले से भी ज़्यादा बड़ा होता है माफ़ी देने वाला। वो ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम ऊपर ऊपर तो कह देते हैं कि हाँ भाई चलो माफ़ किया, चलो छोड़ दो, मतलब जब छोटे बड़ों से माफ़ी मांगते, लेकिन दिल में कोई फांस चुभती रहती है जो माफ़ नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जो अक्षम्य होती हैं। हम कहते हैं कि आपने ये अक्षम्य गलती की है जिसे मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। एक समय बाद आपको माफ़ करना मजबूरी भी हो जाता है और माफ़ कर देते हैं तो आपके रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं, सुदृढ़ होते हैं। और रिश्तों को ठीक ठाक करने के लिए माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है और कई बार आपको बड़ा बनाता है, आपका बड़प्पन झलकता है माफ़ कर देने में। बिल्कुल सही बात है। और जाने अनजाने गलतियां किससे नहीं हो जाती भाई, हम सभी से कभी ना कभी तो होती हैं। और जब तक हम इस संसार में हैं शायद गलती होती भी रहेंगी। हम सोचते हैं कि गलती नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हो जाती हैं। तो गलती होने पर हम ये तो उम्मीद रखते हैं कि अगर हमसे गलती हुई है तो सामने वाला हमें माफ़ कर दे, लेकिन जब बात ये आती है कि हमें किसी को माफ़ करना पड़े तब ये काम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि माफ़ी मांग लेना आसान और माफ़ करना मुश्किल। ये बात इसीलिए तो बनी है। बिल्कुल, अगर हमसे कोई भूल हो गई है जिसके लिए मन में गुस्सा नाराजगी को दूर कर देना, उसकी तरफ से मन को साफ कर लेना इतना आसान भी नहीं होता है। क्योंकि माफ़ी मांगना, माफ़ करना ये मानवीय गुण हैं जो हमारे रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और सकारात्मक वातावरण बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं ये चीज़ें। माफ़ी मांगने का मतलब है कि आपने गलती स्वीकार की, अब आप खेद व्यक्त करना चाहते हैं। और माफ़ करने का मतलब है कि किसी और की गलती को आप अब भूल जाएंगे, उस चीज़ की याद अपने मन में कभी रखेंगे नहीं और क्षमा करके अब उस दूसरा मौका आप उस व्यक्ति को दे रहे होते हैं। और जिस घर परिवार में माफ़ी मांगने की परंपरा होती है कि ज़रा छोटी छोटी बातों में माफ़ी मांग ली जाती है तो उस घर में माहौल भी बड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल सही बात। कई बार छोटे बच्चों को हम समझाते हैं ना कि भाई तुमने गलती की, अभी अपने पापा से, मम्मी से, बड़े भाई बहन से या दोस्त से माफ़ी मांग लो ताकि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं और रिश्ते सुधर जाएं। तो अब हम माफ़ी मांगने का गाना भी सुनवा रहे हैं, लेकिन पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। सहेली और चंचल जी, हम माफ़ी मांगने की, माफ़ी देने की बातें कर रहे थे और हमने भी आपसे माफ़ी मांग ली है और आपने भी हमें माफ़ कर दिया। अरे हम भी माफ़ी मांगते भाई, अब ऐसी बातें मत करिए, मुझे गाना सुना दीजिए। दुनिया उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती है और उन्हें है विविध भारती से बहुत सारा प्यार। ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती इज इन मेनी वेज वाज द लाइफलाइन। हिंदुस्तान के कम्युनिकेशन का लाइफलाइन रेडियो ही हमेशा से था और मुझे लगता है हमेशा रहेगा। आमिर खान, बॉम्बे टॉकीज, 12 जुलाई शाम 4 बजे। बड़े अच्छे अच्छे गाने हमने सुने अभी और हमने माफ़ी मांग भी ली एक दूसरे से, माफ़ कर भी दिया एक दूसरे को, क्योंकि ये एक अच्छा गुण होता है। हमारे श्रोताओं का भी कहना है इस बारे में। एक ने लिखा है कि माफ़ी मांगने से संबंधों में सुधार होता है, गलतफहमी दूर होती है। माफ़ी मांगना व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। माफ़ी मांगने से एक सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण बनता है। ये एक महत्वपूर्ण कौशल भी है जो हर इंसान को सीख लेना चाहिए। ये ना केवल व्यक्तिगत संबंधों के लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद है। अब हमारी एक सखी ने लिखा है कि कुछ लोगों के लिए अपनी गलती स्वीकार करना और माफ़ी मांगना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका अहंकार कम हो जाएगा। कुछ लोग माफ़ी मांगने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है या लोग उन्हें कम आंकेंगे। कुछ लोगों के लिए अपनी गलती को स्वीकार करना मुश्किल होता है क्योंकि वे इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। लेकिन हमारे किसी भी श्रोता ने ये नहीं लिखा कि कभी किसी ने किसी से माफी मांगी, वो कैसा रहा अनुभव। मतलब कि अगर हम कभी किसी से माफी मांगते तो जाहिर है एक यादगार बात हो जाती है। तो ऐसी कोई बात आपके जहन में है तो बहुत संक्षेप में लिख भेजें। और एक श्रोता लिखते हैं कि ये सच है, माफ़ी मांगना आमतौर पर माफ़ करने से ज़्यादा आसान होता है। माफ़ी मांगने के लिए व्यक्ति को अपनी गलती स्वीकार करनी होती है और क्षमा मांगनी होती है, जो एक बार
किया जाने वाला कार्य है, जबकि माफ़ करने में व्यक्ति को अपनी चोट या दुख और क्रोध को दूर करना होता है, जो एक निरंतर प्रक्रिया हो सकती है। ये सही बात है, क्योंकि हम उस चीज़ में दोबारा, शायद कहते हैं ना कि उस मनोभाव को हम दोबारा जीते हैं कि ये गलती होने पर जो दर्द या चोट हम तक पहुंची थी, उस चोट को, उस दर्द को, उस तकलीफ को हम दोबारा महसूस करते हैं और तभी हम उसे माफ़ कर पाते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बड़ा ही गंभीर विषय है, क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि हमसे बहुत छोटी सी गलती हुई है, सामने वाला तो हमें माफ कर ही देगा, माफी मांगेंगे तो, लेकिन सामने वाले के दिल पर ऐसी ठेस पहुंचती है कि उसका हमें माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कितनी भी माफी मांग लें, शायद कभी वो माफ नहीं कर पाता। ऐसे में जरूरी है कि हम कुछ ऐसा काम करें कि सामने वाला किस दिल में कड़वाहट है, चुप है, और उस कड़वाहट को खत्म करने के लिए किस तरह से माफी मांगी जाए कि उसके दिल की फांस खत्म हो जाए। कुछ इस तरह की बात लिखी हमारे श्रोता ने। और कई बार ये जो फांस है निकल भी जाती है, हम माफ़ कर भी देते हैं, लेकिन वो जो छेद हो गया है वो बन जाता है, या धागा जो रिश्ते का टूटा था वो गांठ वहाँ रह जाती है। तो कोशिश तो हम यही करें कि ऐसी कोई भूल हमसे ना हो, और भूल की माफ़ी हो सकती है, लेकिन अपराध जब होता है उसके लिए माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, माफ़ी मांगना एक व्यक्ति को अपनी गलती स्वीकार करने और उसे ठीक करने का अवसर देता है। ये एक सरल प्रक्रिया हो सकती है जिसमें केवल अपनी गलती स्वीकार करना और क्षमा मांगना शामिल है। ये व्यक्ति को अपराध बोध से राहत पाने में मदद कर सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम अपने माफी मांगने में व्यक्ति को अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है और अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। ये एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन ये एक बार में किया जा सकता है। माफ करने में व्यक्ति को अपनी भावनाओं से जूझना तो पड़ता है, उन्हें पार करना होता है। ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि शब्द है, एक छोटा सा शब्द है सॉरी, मगर बड़े बड़े रिश्तों को निभाना ये सिखा देता है। ऐसे ही बड़ा एक छोटी सी बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी कि क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा ना तो कोई कर सकता है, ना ही आसानी से कोई क्षमा मांग सकता है। वहीं एक और छोटी सी टिप्पणी हमें मिली है एक श्रोता की, माफ करना आसान होना चाहिए। शब्द छोटा सा जरूर है सॉरी, मगर बड़े बड़े रिश्तों को निभाना सिखा देता है। बिल्कुल। ये टिप्पणी पढ़ दी थी पहले, कोई बात नहीं, ये दोबारा भी हमने पहुंचा दी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह से मेरा दोस्त मुझसे नाराज है, मैं उससे माफी मांगते मांगते थक गया हूँ, पर वो टस से मस नहीं हो रहा है। आज भारी मन से लाइब्रेरी आया हूँ, यहाँ भी उसी का ख्याल आ रहा है, जी चाहता है जाकर मना लाऊं। और एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी है ये सच है कि माफी मांगना आमतौर पर माफ करने से ज्यादा आसान होता है। माफी मांगने के लिए व्यक्ति को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है और क्षमा मांगनी पड़ती है, जो कि एक बार का कार्य है, जबकि माफ करने में व्यक्ति को अपनी चोट, दुख, क्रोध को दूर करना पड़ता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये 4 गुण जिसके पास है वो हर किसी के दिल पर राज कर सकता है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि माफ़ी मांगना या माफ़ करना दोनों अपनी अपनी परिस्थितियों पर अपने अपने तरीके से मुश्किल हो सकते हैं। अब कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल है ये स्थिति पर ही निर्भर करेगा। माफ़ी मांगना भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें अहंकार को किनारे पर रखना पड़ता है, गलती को स्वीकार करना पड़ता है, दूसरे व्यक्ति के दर्द को समझना पड़ता है जिसने आपको चोट पहुँचाई होती है, और विनम्रता और साहस की बहुत आवश्यकता है इसमें। तो भाई माफ़ी मांग भी ली, माफ़ कर भी दिया, और बहुत सारे कमेंट्स भी हमने इस चीज़ पर पढ़ लिए। अब आगे बढ़ लेते हैं और हम बात करते हैं तीर अंदाजी के क्षेत्र में अपने उपलब्धियों को दिखाने वाली डोला बनर्जी के बारे में। और इस स्तर पर उन्होंने नाम कमाया है कि पहली महिला खिलाड़ी, महिला तीरंदाज होने का जो श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। और तीरंदाजी के खेल में बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने जीते हैं, बहुत सारे सम्मान भी वो अपने नाम कर चुकी हैं। डोला बनर्जी का जन्म 2 जून 1980 को झारखंड में हुआ था। जब वो तकरीबन 10 साल की रही होंगी तब से उन्होंने निशानेबाजी के खेल में तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था और 1997 से वो प्रोफेशनली इस खेल में भाग लेने लगी। डोला बनर्जी ने निशानेबाजी यानी कि तीरंदाजी में जो निशानेबाजी थी
शूटिंग से भी होती है, लेकिन हम तीरंदाजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने जो शिक्षा ली वो टाटा आर्चरी अकादमी जमशेदपुर से ली थी। और भारत में तीरंदाजी के खेल में पुरुषों की भागीदारी उस वक्त ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन ये जब आई तो इन्होंने इस खेल में न सिर्फ भाग लिया बल्कि अपनी अलग पहचान भी बनाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी सफलताएं ले ली इन्होंने फिर। और वो भारत की पहली तीरंदाज महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया गया था। उन्होंने तीरंदाजी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक सफल महिला खिलाड़ी होने का नाम कमाया और न्यूयॉर्क में हुई 42वीं विश्व आउटडोर टारगेट आर्चरी चैंपियनशिप में उन्होंने खूब मेहनत की और अपने कुशल प्रयास से उन्हें सफलता भी मिली। इसके बाद ही उन्हें ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्वालिफाई कर लिया गया था। ये सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं ने भी हम तक पहुंचाई हैं। साल 2005 में टर्की के अंतल्य में हुआ 18वां गोल्डन एरो ग्रैंड पिक्स टूर्नामेंट उन्होंने जीता और एक इतिहास रच दिया। वहां उन्होंने उक्रेनिया की खिलाड़ी को हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी जीत दर्ज करवाई थी और ये खेल के जो करियर था उनका उसमें बहुत बड़ा मुकाम था। 2006 में कोलंबो में हुए खेलों में डोला बनर्जी ने अपनी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को हराकर महिला तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया था। 2007 के विश्व कप में गोल्ड जीता, 2009 में गोल्ड जीता, 2009 में कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम किया था और इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, वहां भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया और आज देश की बहुत सारी लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए वो प्रेरणा की स्रोत बना सकते हैं या ऐसे ही बना लीजिए। इसमें मावा, कोको पाउडर, ये चीजें मिलाई जाती हैं। तो सामग्री क्या है वो हम बता देते हैं। आपको लेना है 2 कप मावा, 3 चम्मच चीनी, 1 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच भर के लेना है आपको इलायची का पाउडर, 2 चम्मच लेना है कोको पाउडर और 2 चम्मच कटे हुए कोई भी, या तो आप अन्य ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फिर से बादाम भी ले सकते हैं। और बनाएं कैसे? चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए मावा को किसी पैन या कढ़ाई में डालकर 5 से 7 मिनट तक भून लें। अब इस मावा में चीनी, इलायची पाउडर और गुलाब जल मिला दें। इसके बाद 5-6 मिनट तक चलाते हुए इसे भूनें। जब मावा अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए, जैसा बर्फी जमाने के लिए चाहिए होता है, तो फिर गैस बंद कर दें। अब किसी थाली या प्लेट में घी लगाकर आधे मावे को एक समान फैला दें। बचे हुए आधे मावे को कोको पाउडर डालकर मिला दें। अब तैयार कोको मिश्रण को सफेद मावा वाली थाली के ही ऊपर डाल दें। अब इसके ऊपर सजावट के लिए चांदी का वर्क लगा दें या फिर बादाम की कतरन से भी सजा सकते हैं। थाली को 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दें। जल्दी ही बर्फी सेट करने के लिए इसे 1-2 घंटे फ्रिज में रख सकते हैं। सेट होने के बाद अपनी पसंद के आकार में बर्फी के पीस काट लें और तैयार है बच्चों का पसंदीदा चॉकलेट बर्फी। क्या बात है। और 2 रंग की बर्फी दिखेगी, ऊपर से आपको ये चॉकलेटी नजर आएगी, नीचे से सफेद होगी, तो देखने में भी बड़ी आकर्षक लगेगी। ममता जी, इतने सारे गाने सुनते सुनते, बतियाते बतियाते टाइम पता ही नहीं लगा कब गुजर गया। बिल्कुल, और अब बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली